एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चों? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? तो कैसे हो आप लोग? खैर आपकी बात हमको नहीं दिखाई दे रही है, 1-2 मिनट में दिखाई देगी। तब तक आप लोग आ जाओ और अपने हाल चाल बता दो। चलो जल्दी से बता दो। हम बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। अपना क्या है, आपका क्या हाल चाल है ये बता दो, है ना? अपना हाल चाल बता दो। चलिए हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा क्या हाल चाल है ना, हम तो बहुत बढ़िया है, खुशी खुशी गर्मी में गरमा रहे हैं, है ना? गर्मी में ठंडा होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताओ बच्चों, गर्मी कैसी है? हाउ इज द जोश नहीं पूछेंगे, हाउ इज द गर्मी। हाउ इज द गर्मी पूछे या फिर हाउ इज द जोश पूछे, दोनों अलग अलग है क्या? चलो जल्दी से बताओ। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? हो जाएगा खत्म, काहे चिंता कर रहे हो, है ना? चलिए, आज स्माइल नहीं करे, मतलब तबीयत थोड़े खराब है जब मतलब हमेशा स्माइल करते रहेंगे, है ना? अंदर से हंसी आता है तब तो स्माइल करता है ना कोई, है ना? ऐसा थोड़े कि हमेशा हंसते ही रहे हम। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात होती है क्या? ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है ना कि हमेशा हंसते रहे हम। पता चले कि भूख लगा हुआ है, गर्मी लग रहा है और हंस रही है ना, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो अच्छा, आज हमको बहुत एक इम्पोर्टेंट काम था, है ना? इम्पोर्टेंट काम था। कौन सा काम था? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सबसे पहले आज हमको क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करना है। सबसे पहले हमें हैप्पी बर्थडे विश करना ही आस्था, है ना? आस्था का आज हैप्पी बर्थडे है, ठीक है? तो देखो, मतलब देखो बच्चे कितने अच्छे होते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त लोग कितने अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त लोग कितने अच्छे हैं कि उनका हैप्पी बर्थडे है ना? आस्था का हैप्पी बर्थडे है। बट देख रहे हो वो कितनी अच्छी है कि वो तुम लोगों को पार्टी देना चाहती है। क्या चाहती है? तुम लोगों को पार्टी देना चाहती है, लेकिन वो होता है ना कि वो खुद से नहीं कह पा रही है। तो इसीलिए उसने कहा कि सर आप हैप्पी बर्थडे विश कर देना, हम पूरे जो भी बच्चा क्लास लाइव अटेंड करेगा हम उसको पार्टी देंगे, है ना? ऐसा कही हमको। तो हम तो बस मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? तो मैसेज डिलीवर कर दिए, बाकी आस्था जाने, है ना? हाँ, तो हैप्पी बर्थडे आस्था, जो हैप्पी बर्थडे आस्था विश करेगा उसको ना पार्टी देगी आस्था। ठीक है? चलो, नाम सही लिखना है, स्पेलिंग, ठीक है? तभी पार्टी मिलेगा। और उसके बाद कुछ कुछ इमोजी भी होता है ना, वो बहुत सारा इमोजी यूज करता है लोग, वो बर्थडे केक वाला, और कुछ बहुत बड़ा बड़ा मैसेज होता है कि क्या कहते हैं, फ्यूचर तुम्हारा बहुत अच्छा हो तुम सारे एग्जाम में टॉप करो ऊपर से, है ना? ऐसा ऐसा। तो जो विश करेगा आस्था उसको पार्टी देगी, है ना? तुम लोग अपना QR कोड ये सब भेज सकते हो। आस्था मतलब देख रहे हो कितनी अच्छी है आस्था, है ना? वो लोग कहता है ना कि लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना? आस्था डाउन टू हेल है। जैसे कि मानो यहाँ पे अर्थ होता है तो लोग मानते हैं कि हेल नीचे होता है, पाताल लोग, ठीक है? तो आस्था इतनी डाउन टू अर्थ है कि वो डाउन टू हेल पहुंच चुकी है और सबको पार्टी देना चाहती है। लेकिन बड़प्पन देखो, बड़प्पन देखो, सामने से नहीं आ रही है वो तुमको, मतलब ये होती है, ये होता है बड़प्पन, ये होता है ना? चलो, तो क्या हाल चाल बच्चों, है ना? उम्मीद है कि आप लोग गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग लाइब्रेरी का मजा लेते हैं तो कृपया करके लाइब्रेरी में जा करके, एसी रहता है तो सोना नहीं है, ठीक है? सोना नहीं है, वहां जाके पढ़ाई ही करनी है, और भी सब काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। लाइब्रेरी पढ़ने वाली जगह होती है, पढ़ने वाली जगह इसको बना करके रखना है, ठीक है? चलिए, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, है ना? हो गया 5 मिनट हो गया, सब लेट, लतीफा सब पहुंच गया होगा, है ना? चलो तो आज का सेशन बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चा सब कहेगा क्या सर दूसरा सेशन इंपॉर्टेंट नहीं था क्या?
नहीं नहीं, दूसरा भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो तो तुम लोग चुप हो जाओ अब, है ना, तुम लोग चुप हो जाओ। चलिए, तो हाउ इज द जोश एंड हाउ इज द गर्मी गाइज। अच्छा, तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट कर लिया? अगर नहीं किया होगा तो जाकर के कर लेना, है ना। 05 लेक्चर नंबर 06 से, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट हो चुका है, जाकर के कर लेना। और क्या, वेडनेसडे को एक सेकंड, वेडनेसडे को एक सेकंड रुक जा, हम इनको एक मैसेज दे देते हैं। चलो, वेडनेसडे को बच्चों, है ना, वेडनेसडे को आपका केमिकल काइनेटिक्स का, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का भी वन शॉट हो जाएगा। वेडनेसडे को केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट 6 PM से हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे को दिन आई गेस ईद है, तो उस दिन छुट्टी होगा। ठीक है, तो ये चीज व्हाट्सएप देख लीजिए। चलो चलो, तो ये कुछ बातें थी, जो भी लोग नहीं किए हो प्लीज जाकर के कर लो, सेशन कर लो। उसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कर लेंगे। सब्जेक्टिव अभी हम चैप्टर 1 का भी नहीं करवाए हैं, चैप्टर 2 का भी नहीं करवाए हैं, चैप्टर 3 का भी नहीं करवाए हैं, एक साथ सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे हो रहा है कर लो, एक एक चीज कर लो, उसके बाद हम लोग सब चीज करेंगे। चलो, ये एक बात थी। दूसरी कोई इंपॉर्टेंट बात जो हम बताना चाह रहे थे, क्लास नोट्स सब पूछते रहता है कहां से बनाएं। गुरु इतनी बार बोला है कि जो क्लास नोट्स क्लास में जो लिखा जाता है उससे बना लो, बहुत सही चीज। हाँ, चलिए, तो क्लास नोट्स इससे बना लो, बहुत अच्छी बात है अगर उससे बना ले रहे हो तो। चलो, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे इधर उधर, और गुड इवनिंग फलक, है ना, आपका मैसेज हमको याद है ना। चलिए, तो बहुत बच्चे इधर उधर पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, प्लस बहुत सारी चीजें, नोट्स कैसे बनाएं। तो बच्चों देखो, खुद से नोट्स बनाने में ना फायदा है, खुद से नोट्स बनाया करो, है ना, दूसरों से नोट्स नहीं मांगा करो। खुद से नोट्स बनाया करो, दूसरों से नोट्स नहीं मांगा करो। अगर हम कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके समझाए हैं ना, तो वो तुम्हारे कॉपी में रहेगा, तो तुम्हारा नोट्स गंदा नहीं होगा। ठीक है, तुम जब रिवाइज करोगे तो उस एग्जाम्पल के थ्रू तुमको चीजें याद आएंगी। ठीक है, दूसरी बात क्या बच्चों, कि आपको डेरिवेशन वाला पार्ट खुद से करना है। डेरिवेशन वाला पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर तुम्हारा बिहार बोर्ड लॉन्ग में डेरिवेशन पूछ सकता है, वो नहीं पूछा है अलग बात है, वो डेरिवेशन लॉन्ग में पूछ सकता है, इसीलिए इसको स्किप मत करो। हम इसीलिए सारा फॉर्मूला इतना टाइम दे करके, ये लेक्चर पता है कितने लेक्चर में करना था, ये चैप्टर 4 लेक्चर में, और देख रहे हो आज 6ठा लेक्चर है। तो ये लेक्चर बढ़ाना मेरा शौक नहीं है, हम चाहते हैं कि तुमको एक एक चीजें क्लियर हो, इसीलिए इतना ज्यादा देर तक, जब तक तुमको बनाने का मौका देते हैं कि तुम कॉपी में लिखो चीजों को। ठीक है, तो डेरिवेशन से लॉन्ग में क्वेश्चन वो बना सकता है, तो क्यों रिस्क लेना। हम तुमको अगर अभी शॉर्ट में बस फॉर्मूला लिखवा दें, बाद में जब तुम एग्जाम देने जाओ तुमको क्वेश्चन नहीं बने, वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो पहले से तैयारी पहले किया जाता है ना, युद्ध का तैयारी युद्ध के टाइम पे नहीं किया जाता है, युद्ध का तैयारी युद्ध से पहले किया जाता है बच्चों। तो अभी का टाइम है, अभी तुम फ्री हो, अभी तुमको टेंशन नहीं आ रहा ना एग्जाम का, लास्ट में सब चीज का टेंशन आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन है, सब चीज है, क्वेश्चंस है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां नहीं रहेगा,
वहां पे तुमको चीजें रिवाइज करना, याद करना वो रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कहानी रहेगा, हम तुमको और कहानी के तरीके से समझाएंगे, तुमको चीजें रहेंगी कि ये दिख रहा है तो ये करना है, ऐसे रहेगा तो और इजी होगा चीजें, अगर तुम बात मानो तब, है ना। तो बात प्लीज मानो, कलम चलाओ, है ना, कलम चलाओ, कलम घिसो, कलम को बच्चों घिसो, मतलब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो ना, इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह मत लो। चल, तो प्लीज बच्चों दूसरों बच्चों जैसे मत बनो, है ना, कि चीजों को लास्ट में करेंगे ये सब। प्लीज को पढ़ो। एक ये बात था, एक ये बात था। चलो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज, हम लोग क्या किए थे, एक फॉर्मूला तुमको दिख सकता है एनसीईआरटी में, जो प्रेशर के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला दिख सकता है रेट कांस्टेंट का, फर्स्ट ऑर्डर का, प्रेशर के फॉर्म में। तो चिंता नहीं करना उसके लिए, जब हम क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो उसमें वो चीज आपको बता देंगे, उसको डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट, ध्यान से बस कहानी है आज का क्लास, सिर्फ और सिर्फ कहानी है। इंसान की तरह कहानी समझना, तुमको समझ में सारा चीज आएगा, लेकिन नया नया टर्म्स है ना। दो चीज होता है, एक चीज होता है कि चीजें टफ है समझने में, ये सारे टॉपिक्स क्लास 11th में थे, चीजें टफ नहीं है, चीजें नया है यहां पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि तुमको नया नया चीजें पता चलेंगी, तो तुमको फोकस्ड रह के पढ़ना है, ओके। चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट पता है ना, क्या था रेट कांस्टेंट, ये के होता है रेट कांस्टेंट, क्या होता है, के रेट कांस्टेंट होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस गेट एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि जितने आपको केमिकल रिएक्शन है उनका रेट बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। बात सुने, केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी रेट से, मान लो रेट था x, कुछ x रेट से चल रहा है, मान लो रेट था 5, मान लेते हैं नंबर 5 रेट था। अब जब तुम ये किस टेम्परेचर पे था, तो T टेम्परेचर पे। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो तुमको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर रेट को बढ़ाते हैं तो ये चीज बढ़ जाता है। अब नीचे वाला स्टेटमेंट देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है इस चीज को। इफ वी इंक्रीज, अगर हम लोग रेट को 10 डिग्री से इंक्रीज करते हैं, सॉरी टेम्परेचर को, जैसे मान लो कोई टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको बढ़ा करके हम क्या कर दिए, 260 डिग्री सेल्सियस कर दिए। तो क्या किए, 10 डिग्री से बढ़ा दिए, है ना। तो अगर हम लोग 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब रेट कांस्टेंट गेट्स नियरली डबल्ड, तब रेट कांस्टेंट क्या होता है, नियरली डबल हो जाता है। जनरली तुमको ऑप्शन में क्या दिखेगा, 2 से 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स ये होता है, मतलब रेट आपका इस रेंज में बढ़ जाता है। ऑप्शन में दिखेगा कि अगर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है, ओके। तो ऐसा दिखेगा, जैसे कि मान लो अगर T टेम्परेचर पे रेट कैसे लिखोगे, रेट लाओ तो रेट इज इक्वल टू K इंटू A, है ना। तो रेट T प्लस 10 टेम्परेचर पे ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो इसी कारण रेट आपका 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, अगर कोई पूछे कि रेट एट टेम्परेचर T कम होगा देन रेट एट T प्लस 10 टेम्परेचर, कि जो 250 डिग्री पे रेट होगा या फिर रेट कांस्टेंट, वो क्या होगा, वो इससे रेट से ज्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। चल, ये सारे लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुमको ये सारे लाइन की क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। चल, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन नाम है इक्वेशन का, नया इक्वेशन है। बायो वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा चीजें हार्ड लग सकती हैं, लेकिन पहली बार हार्ड लग सकती है, लेकिन क्या सर हार्ड है, नहीं हार्ड लग रही है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन है।
और पहली बार पढ़ रहे हो, इसीलिए सुनना मेरी बात को। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन क्या करता है, तो ये रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बताएंगे आगे, अभी बस जान लो कि ये आर्हेनियस इक्वेशन होता है जिसमें कि K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, A को क्या कहते हैं, आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कहते हैं। T क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हो। अभी बस तुम ये फॉर्मूला जानो, इसी फॉर्मूला से तुमको एक और दो चीज बताएंगे आगे, इतना ही तुमको जानना है। हाँ तुमको ये नाम, अब कोई कहेगा कि सर नाम, सर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ना, सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर नाम है, तुमको ये नाम नया है ना, तो नाम जानना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा। चलो ये सब चीजें थी आर्हेनियस। तो जो देखो मान लो यहां पर टेम्परेचर ये T है ना, तो हम लोग को कैसे पता चला कि 2 से 3 टाइम्स होगा रेट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को 10 से बढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना हो जाता है, कैसे पता चला, तो इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों को पता चला। इसी इक्वेशन के हेल्प से पता चला कि अगर हम लोग 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है हम लोग का रेट, ये हम लोग का 2 से 3 टाइम्स रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि तुमको इस इक्वेशन का यूज करने के लिए, हमको तो नहीं लगता है कि देगा बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल के फॉर्म्स में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज दे सकता है, या फिर अगर आर्हेनियस इक्वेशन कहे तो तुमको ये लिखने को दे सकता है। ओके, अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन किसके साथ है, तुमको आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन किसके साथ है, कॉलिजन थ्योरी के साथ, जो कि हम अभी आगे बताएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो फिलहाल तुम ये फॉर्मूला याद रखना, और इसी फॉर्मूला का एक और फॉर्म है, ये सिर्फ एक टेम्परेचर है ना तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो कोई 2 टेम्परेचर दे दिया है ना, मान लो टेम्परेचर दे दिया T1 और T2, तो तुमको पता है T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, मान लेते हैं K1 होगा, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2। सर बदल क्यों गया सर, अभी तक तो रेट कांस्टेंट कभी नहीं बदला था, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया। टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चल तो इसमें तुम इसी चीज को एक्सपैंड करके एक फॉर्मूला बनता है, इसी चीज को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो कैसे फॉर्मूला है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये वाला फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से आया है, मैथ्स का यूज करके आया है। इसी फॉर्मूला में ना तुम क्या करो, T1 टेम्परेचर रखो तो K1 हो जाएगा, K2 के लिए क्या करोगे, ये इंटू EA माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाई RT2। तो इसी दोनों को सॉल्व करके ये फॉर्मूला आया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम लोग ये लाते हैं। लेकिन क्या सर जरूरी है, नहीं, तुमको अगर ये फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछ दिया, ये फॉर्मूला जानना जरूरी है, उसके अलावा तुमको जानना जरूरी नहीं है बच्चों, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर जानना जरूरी होता तो हम जरूर ही एक्सप्लेन करते इस चीज को। ठीक है, तुमको ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला पूछेगा, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा ये बात तुमको बता दिए, कोई मैथ जानता होगा तो चाहे तो कर सकता है, अगर चाहो तो हम एक्स्ट्रा बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। चल तो ये बात है, चलिए तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ये चीज। अब क्या, चलो ये तो एक रखे थे इसी के लिए, चलो अब है ये चीज। अब आता है कॉलिजन थ्योरी। भाई साहब बहुत सारा चीज समझना है आज के क्लास में, थ्योरेटिकल बातें हैं। थ्योरेटिकल बात का ना खराब बात क्या होता है कि उसमें हम अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट कोई थ्योरी दिया है तो आपको वो थ्योरी फॉलो करना है, बस इतनी सी बात होती है ना। और हम लोग कैटलिस्ट के बारे में भी
पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कॉलिजन थ्योरी के बारे में समझना। ठीक है, किसके बारे में? कॉलिजन थ्योरी के बारे में। तो साइंटिस्ट लोग पहले लिख लेते हैं, हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या? कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी। चल, साइंटिस्ट लोग ये जानना चाह रहे थे, सब लोग फोकस्ड हो जाओ, सुन लो, कहानी है, बस कहानी है, कहानी समझ लो और उसके साथ साथ टर्म्स बस लिख देंगे, तुम समझ जाओगे। कहानी सुन लो पहले। दो तरीका है इसको समझाने का, एक तरीका जो हम लोग एग्जाम्पल देके समझते हैं, दूसरा तरीका कि जो है कहानी वही बस जाने। दोनों तरीका से कोशिश करेंगे समझने का। एक बात बताओ, थप्पड़ कैसे खाते हो? मम्मी से थप्पड़ खाए हो? कैसे नहीं खाए होगे? खाए होगे, है ना? मम्मी से थप्पड़ खाए हो ना? भाई से खाए होगे, बहन तो दुष्ट प्राणी है, खाए होगे, कहीं ना कहीं थप्पड़ खाए होगे। थप्पड़ कैसे खाया जाता है? सच बात बताना, थप्पड़ कैसे खाते हैं लोग? तो मानो अगर मेरा हाथ है, मेरा हाथ और ये गाल है ना, अगर हमको थप्पड़ मारना है, कैसे मारेंगे? ये गाल और इसमें बीच में क्या होना चाहिए? टकराव होना चाहिए। इस दोनों के बीच में टकराव होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बताओ। तो थप्पड़ खाने के लिए टकराव होना जरूरी है, यानी कि कॉलिजन होना जरूरी है। बिना कॉलिजन हुए थप्पड़ खा सकते हो? कोई ऐसा कहेगा कि हम बिना कॉलिजन किए हुए थप्पड़ मार दिए, बिना गाल और हाथ को टच हुए ही थप्पड़ मार दिए? पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं पॉसिबल है। पहली बात, तो पहले बात क्या कि थप्पड़ लगने के लिए बच्चों टकराव, कॉलिजन होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात क्या? अच्छा एक बात बताओ, थप्पड़ लगता है तो किसको थप्पड़ कहोगे? अगर मानो ये बहुत कम स्पीड में आए, ऐसे आए, एकदम ऐसे आए, ऐसे करके चला जाए, मानो मम्मी का हाथ ऐसे आए और तुम्हारा गाल ऐसे है, ऐसे आके चला जाए, तो क्या इसको थप्पड़ कहोगे? ना, जब तक ऐसे आए, चटाक से ऐसे नहीं हो, तब तक थप्पड़ कहा जाएगा क्या? नहीं ना। मम्मी कितना अचानक मारती है, ऐसे सीधे ऐसे खड़े हो गए, थक ऐसे, तो वो हुआ ना, मतलब कि स्पीड रहना चाहिए, मतलब कि कुछ स्पीड अगर रहेगा एनर्जी के साथ कि हाँ भाई ये थप्पड़ लगना चाहिए, चटकना चाहिए, तब जाकर के थप्पड़ का पहलू पता चलेगा। तो हम यहां लिख रहे हैं, तुम नहीं लिखना बस इस बात को, है ना, नहीं तो पता चले कि कहेगा सब क्या कर रहा है सब, है ना। तो पहला कॉलिजन होना जरूरी है, कॉलिजन होना जरूरी है। दूसरा स्पीड के साथ होना चाहिए, कुछ स्पीड चाहिए कि हाँ भाई इस स्पीड से लगेगा तभी थप्पड़ मारा जाएगा, नहीं तो फिर तो ये तो नाटक हो गया। ठीक है, दूसरा स्पीड होना चाहिए। तीसरा क्या? एक बात बताओ, मानो मम्मी का हाथ आया, तुम रहे बहुत होशियार, है ना, मम्मी हाथ ऐसे की, तू अपना गाल ऐसे कर लिया, तो बताओ ये मम्मी का थप्पड़ बहुत स्पीड में था, हाथ बहुत स्पीड में था, ये ऐसे करके निकल गया, बताओ थप्पड़ लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। अगर मानो मम्मी का हाथ आ रहा है और बहुत स्पीड से भी आ रहा है और अलग डायरेक्शन से चला गया, तो क्या थप्पड़ लगेगा? नहीं ना। थप्पड़ कब लगेगा? जब मेरा मुंह भी ऐसे हो और मम्मी का हाथ भी ऐसे हो, यानी कि ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। तो ये क्या है? ये है तरीका थप्पड़ खाने का, ये है तरीका थप्पड़ खाने का। बताओ इस चीज में किसी को डाउट है कि थप्पड़ कैसे खाया जाता है? इस चीज में किसी बच्चे को कोई डाउट है कि थप्पड़ कैसे खाया जाता है? अरे भाई ये कौन है? संध्या, देखो संध्या कितनी अच्छी है, देखो कितना इमोजी यूज करके और हैप्पी बर्थडे विश की है। तुम लोग कुछ सीखो, है ना, कोई दिक्कत है? थप्पड़ खाने का विधि समझ गए? परफेक्ट विधि है ना, क्लियर है ना कि थप्पड़ अगर क्लियर नहीं हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, है ना। अगर क्लियर नहीं हो तो हमको भी तुम बोल सकते हो, खैर हम तो दूर हैं, अपने भाई बहन दोस्त, मम्मी पापा तो चप्पल से मारेंगे ना, बेल्ट चप्पल उनका फेवरेट है, मम्मी छोलनी थप्पड़ ये सब रहता है, तो ऐसी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इसको नोट कर,
इसको नहीं नोट करो बउआ, अभी मत नोट करो, है ना, ठीक है ना। एक बार करके दिखाइए, आओ तुम अपना गाल आगे करो, है हम अपने गाल पे थप्पड़ खाएं। बहुत होशियार सर जी, एक्सपेरिमेंट के लिए थप्पड़ मार लिए खुद को, वाह, यही तुम्हारा दुष्ट लोग हैं, बताओ, देख रहे हो, होशियारी देख रहे हो। एक बार करिए, आओ ना, तुम गाल अपना लाओ, हम करते हैं। सब लोग अपने अपने गाल पे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, रेसिपी पर है। ठीक है, देखो, ठीक है, चलिए आगे इस इक्वेशन का डिफिनेशन बता देते हैं। बोले तो दोनों टॉपिक रिलेटेड है ना, धैर्य रखो, धैर्य रखो, क्लियर है, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें डाउट अगर है तो तुम थप्पड़ खा के आओ पहले, है ना, 3 अलग अलग कंडीशन है, खा के आओ, ठीक है। चलो अब चुप हो जाओ, तुम लोग को चुप हो जाओ। चलो, ये बात थी। तो सेम बात पे कॉलिजन भी होता है, सेम बात पे आपका केमिकल रिएक्शन भी होता है। केमिकल रिएक्शन भी होने के लिए, केमिकल रिएक्शन साइंटिस्ट लोग क्या पता किए, उन लोगों को, वो लोग सोचे समझे, रिजल्ट्स देखें कि आखिर कैसे कैसे हम लोगों का केमिकल रिएक्शन होता है। तो उनको क्या पता चला कि जो भी एटम्स है, जो भी लाइक रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो उसको स्फीयर माना इन्होंने, क्या माना, स्फीयर माना। अब इन्होंने ये कहा कि अगर कॉलिजन हो रहा है, अगर कॉलिजन हो रहा है तभी जाकर के प्रोडक्ट में बनेगा, अगर कॉलिजन होगा तभी जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉलिजन होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, रिएक्टेंट चाहिए। तो मान लो एक कंटेनर लिए, ये पहला कंटेनर है जिसमें रखे हम हाइड्रोजन, ये दूसरा कंटेनर है जिसमें हम लोग रखे आयोडीन, तो ये क्या बनाएगा, HI बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके। अब देखो ये अलग अलग कंटेनर में है, कहां है, अलग अलग कंटेनर में। तो तुम खुद बताओ, जब तक इसको अलग अलग रखेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं ना, इसको क्या होना होगा, साथ आना होगा, है ना, तभी तो कॉलिजन होगा। अब ये कॉलिजन होने के लिए इस दोनों को मिला दिए, तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे आयोडीन, यहां हाइड्रोजन, यहां आयोडीन। तो अब इसका मॉलिक्यूल्स को कैसे समझना है, तो समझना है कि ये स्फीयर के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में। यानी कि अब ये कैसा दिख रहा होगा, ये ऐसे है और इसमें स्फीयर H2I2 है ना, एक बड़ा एक छोटा साइज का होगा, हम सेम साइज बना दे रहे हैं। अब ये सब क्या करेगा, कोलिजन करेगा। पहला नियम परफेक्ट कि हाँ भाई कोलिजन करना पड़ेगा। तो क्या जितना भी कोलिजन करेगा सब प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, सब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कौन प्रोडक्ट बनेगा, तो वैसा मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट बनने का चांस होगा जिसके पास इनफ स्पीड होगा, जिसके पास इनफ स्पीड कह दो, और मॉलिक्यूल का स्पीड से काइनेटिक एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv²। तो इसी स्पीड से काइनेटिक एनर्जी आता है, यानी कि अगर उसके पास इनफ एनर्जी हुआ तभी जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब उसके बाद भाई साहब स्पीड भी है, कोलिजन भी करना है, लेकिन अगर सही तरीके से कोलिजन नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर वो सही तरीके से कोलिजन करेगा तभी जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यही था कोलिजन थ्योरी, ठीक है, यही था कोलिजन थ्योरी, यही साइंटिस्ट लोग बताए थे। तो उम्मीद है सारे बच्चों को बातें क्लियर होंगी। अब देखो थ्योरी कितना आसान है, थ्योरी कितना आसान है ना, लेकिन यही बात जब हम लोग लिखने आएंगे ना तो नया नया टर्म्स रहेगा, है ना। जैसे कि मान लो क्या कहते हैं उसको, हम लोग नींबू शरबत कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे होता है ना कि चाय कॉफी को जो जाओगे तुम वो सब दुकान में जो होता है ना कैफे सब, उसमें बहुत अंग्रेजी नाम सब लिखा रहता है क्या, कॉफी ही है क्या, चाय ही है, लेकिन नाम लिखा रहेगा ऐसे जैसे कि विदेश का चीज है एकदम, मतलब ऐसे कि चंद्रमा से ला रहा है एकदम, कहां से ला, मंगल से ला रहा है ना, अमोक सर की तरह क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि थ्योरी बस इतना था, 3 पॉइंट। कॉलिजन होगा तभी चांस है प्रोडक्ट बनने का, कॉलिजन नहीं होगा यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर इनफ एनर्जी रहेगा उसके पास तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, अगर सही तरीका से ओरिएंटेशन में कॉलिजन होगा तभी जाके वो प्रोडक्ट बनेगा,
नहीं तो कॉलिजन बेकार हो जाएगा, है ना। मानो थप्पड़ ऐसे लगा, ऐसे, है ना, तो कहां मजा आएगा। वो जो चटाक से नहीं लगे तब तक कहां सुकून मिलता है मम्मी को, है ना। तो यही बात है, तो इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें थी। अब इन्हीं बातों पे हम लोग को अंग्रेजी लिखना है ना। क्या लिखना है बच्चों, इन्हीं सब बातों पे अंग्रेजी लिखना है। चलो अब अंग्रेजी लिख लिया जाए। अब अंग्रेजी जब लिखेंगे ना तो लगेगा कि सर वैसा ऐसा मत, नया नया टर्म्स होगा, तुम बस एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई इसको यही कहते हैं। समझ में आ गया होगा कहानी। चलो शुरू करते हैं। तो कॉलिजन थ्योरी साइंटिस्ट लोग दिए, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन अलग अलग, है ना। कॉलिजन थ्योरी का ही एक अलग सा फॉर्म है जिसको कि लोगों ने वैसे बताया, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होगा। पहला, जो भी रिएक्टेंट, अच्छा बताओ कौन कोलिजन करेगा, प्रोडक्ट करेगा क्या, नहीं ना, रिएक्टेंट करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड, देखो ध्यान देना, एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। क्या एज्यूम किया गया कि ये स्फीयर होगा, हार्ड स्फीयर, बॉल होता है ना फुटबॉल वैसा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टर्म्स आएगा, ठीक है, अलग अलग टर्म्स आएगा। पहला टर्म क्या है, देखो पहला टर्म क्या है, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। पहला टर्म क्या है, इसी में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। पहला टर्म क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। सर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, मानो तुम दिन भर में 3 बार खाना खाते हो, तो तुम्हारा खाना खाने का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 3 हो गया। मानो तुम दिन भर में 50 बार फोन यूज करते हो, इंस्टाग्राम, तो तुम्हारा इंस्टाग्राम देखने का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। तो तुम एक काम को या फिर कोई एक चीज कितनी बार करते हो वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहां क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कितना बार कोलाइड कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, 1 सेकेंड में। अब ये पर यूनिट टाइम होता है और पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 घंटा में भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज होता है। देखो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ कॉलिजन्स। अब यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलिजन किसका होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है, पर सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो तुम ये जहां भी रिएक्शन करवा रहे हो कहीं ना कहीं तो रिएक्टेंट को रखोगे, हाँ, हवा में तो नहीं छोड़ दोगे कि लो हाइड्रोजन को इधर छोड़ दिए, आयोडीन को इधर से छोड़ दिए, ऐसा नहीं करोगे ना। तो कहीं ना कहीं तुम रखोगे, मान लो कोई वेसल में रखे हो, कोई कंटेनर में रखे हो, तो एक कंटेनर का मान लो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना रिएक्टेंट कोलाइड कर रहा है उसका ये चीज तुमको बताता है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर या फिर रिएक्टेंट मिक्सचर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लास्ट में ऐड कर दो, इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहला टर्म ये क्या बताएगा कि कितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, क्या करेगा, कितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, ठीक है। चलो तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है, जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों, जेड से। दूसरा बात, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो दूसरा टर्म क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी। नया नया टर्म है, तुमको जानना है, बस जानना ही है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट्स होगा उसको कुछ एनर्जी देना पड़ता है। जैसे मान लो तुमको कभी ना कभी ये ग्राफ दिखेगा बुक में, कहीं ना कहीं ये ग्राफ दिखेगा, ठीक है। ये ग्राफ देखो, ग्राफ से समझना इजी है। तो ये ग्राफ तुमको दिखेगा। अब ध्यान से सुनना कि इस ग्राफ से क्या तुमको समझना है। देखो ये यहां पे तुम्हारा, ध्यान से देखना, बस सुनने की कोशिश करना। ये ए है, क्या लिखा हुआ है? ए। ए किसको लेते हैं हम लोग? रिएक्टेंट लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है जो ए से बी में जा रहा है, ग्राफ नोट करना है। चलो, तो ये लिया तुम, रिएक्टेंट लिया हाइड्रोजन और आयोडीन। क्या लिया? रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन लिया। अब भाई साहब ये रिएक्टेंट है, तुमको भी पता है कि जो गैस होता है वो क्या है, वो हमेशा कुछ ना कुछ घूमते रहता है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी समझ लो तुम सस्ते टर्म्स में कि उसके पास कितना एनर्जी प्रेजेंट है, बस इतना समझ लो। तो देखो इनिशियली इसके पास कितना एनर्जी प्रेजेंट था, इसके बराबर। ये ग्राफ पे कुछ वैल्यू होगा, मान लो 10, 15, 20, कुछ भी मान लो कि इतना वैल्यू उसके पास था पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास। लेकिन इतना एनर्जी काफी नहीं था। इतना एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी नहीं था। साइंटिस्ट लोग को यह पता चला कि प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना, ये इसी से होकर के क्या करता है, जाकर के प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। अब इसके पास तो इतना एनर्जी है नहीं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का देखो एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी इतना है, इसके पास कितना है 10। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी कितना है बच्चों? 50। मान लो हम अपने से वैल्यू मान लिए, तुम 100 मान लो। तो जितना ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे। क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। तो एनर्जी बहुत तरीके से दिया जाता है, हीट के फॉर्म में दिया जाता है ना, लाइट के फॉर्म में दिया जाता है। तुम खुद सोचो, ठंडा के मौसम में जब तुम छत पे जाते हो और ऐसे सोते हो तो क्या है, तुम्हारा शरीर गर्म हो जाता है ना। तो वो गर्म क्यों हुआ? गर्म होने का पीछे रीजन क्या है कि सन का एनर्जी तुम्हारे बॉडी में आया, तुम्हारा बॉडी गर्म हो गया, ठीक है। तो एनर्जी लेने का बहुत तरीका होता है, तुम लोग जो जानते हो तरीका। एनर्जी लाइट के फॉर्म में ही, ऑर्गेनिक में भी लाइट के फॉर्म में ही आएगा, अलग अलग जगह पे एक दो और दिख सकता है, लेकिन मोस्टली लाइट के फॉर्म में ही तुम लोग को दिखने को मिलेगा। इसका भी रीजन है, क्योंकि जो एनर्जी तुम लाइट फॉर्म से दे सकते हो ना, वो एनर्जी तुम टेम्परेचर बढ़ा के नहीं दे सकते। खैर वो सब बात की बातें हैं, जरूरत नहीं है, वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे। चलो सुनो, तो इसके पास कितना एनर्जी था बच्चों? 10। चाहिए कितना ये बनाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? 50। तो जो एनर्जी हम लोग दिए वो क्या कहलाया? एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि इतना एनर्जी जो दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। अच्छा सर क्यों दिया गया? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्यों दिया गया? ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए, और जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है तो देखो इसका एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज करता है हीट के फॉर्म में, कुछ ना कुछ के फॉर्म में, और ये एनर्जी इसका कम होकर के इतना पे आ गया, है ना। तो ये चीज होता है। हम तुमको बोले थे ना, तुम पढ़े हो डेल जी पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डेल जी लेस देन 0। तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ रहा है रिएक्शन करवाने के लिए। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो कि अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। अब तुम ही एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे? चलो लिखवाते हैं। तो क्या था एक्टिवेशन एनर्जी? सच बताना, किसको एनर्जी दे रहे हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। क्या बनाने के लिए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं सिंपल भाषा में, है ना, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय
एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्या फॉर्म करना है बच्चों? टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर इसको इंटरमीडिएट भी कह देता है। इंटरमीडिएट के बारे में बताए हैं, जो कि रिएक्शन के बीच में तो फॉर्म हो लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो नया टर्म है, लेकिन हार्ड है क्या? नहीं भाई, फिगर देख के हम लोग समझ लिए हैं। चलिए, तो ये चीज है। तो अब क्या है? कोलिजन हो गया है, एनर्जी आ गया है। कोलिजन हो गया है बच्चों, एनर्जी आ गया है। अब क्या होगा? तो ये दोनों टर्म के साथ हम लोग का क्या हो गया? ऐसा चीज हो गया। तो हम लोग क्या देखे थे? ये दोनों काफी है क्या? नहीं। कोलिजन होने के बाद, एनर्जी आने के बाद क्या है? ये हम लोगों को एक फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला देखो, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये दोनों। इसमें जो जेड ए बी है, कोई फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें अलग अलग पार्ट होता है। तो इस फॉर्मूला में जो अलग अलग पार्ट है, देखो यहां पे ये जो जेड ए बी है, ये क्या बताता है कि कितना कॉलिजन हो रहा है पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट से आया है। साइंटिस्ट लोग कैसे फॉर्मूला पे आए वो बात बता रहे हैं। तो पहले कॉलिजन होना है, तो ये वाला पार्ट इस फॉर्मूला का, ये वाला पार्ट ये बताता है किसका है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, ए बी। ठीक है। अब ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी क्या बताता है? कि उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या बताया? कि इतना मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। क्या है? इतना का मॉलिक्यूल का एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। ठीक है, कोलिजन सबका हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा इतना मॉलिक्यूल है। अब क्या ये काफी है? नहीं, एक और चीज छूट रहा है। ठीक है, एक और चीज छूट रहा है। कौन सा चीज छूट रहा है सर? तो एक हम लोगों का होता है, कौन सा चीज? थ्रेशोल्ड एनर्जी आता है। एक क्या टर्म आता है बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ध्यान देना। एक्टिवेशन एनर्जी देख लिए हो, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो। सेम ग्राफ में है ना। ये जो मॉलिक्यूल है H2+I2, हम यही ग्राफ यहां पे बना दे रहे हैं। यही ग्राफ हम बना रहे हैं, बट सुंदर नहीं बनेगा, मैनेज कर लेना। ऐसे गया। ठीक है, गया ये। तो देखो यहां पे क्या था? ये इनिशियल एनर्जी था किसका? रिएक्टेंट का, A+B का एनर्जी था। इतना एनर्जी दे करके तुम बना दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका एनर्जी मिनिमम एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज defined as the minimum energy required by the reactants to form products is known as थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, कि इतना एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? ये गैप था। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? देखो एनर्जी
जो पहले इन मॉलिक्यूल्स के पास था, तो एनर्जी ऑफ ए बी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, तब जो ये एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, यही दोनों के सम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दोनों के सम को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि इतना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड के फॉर्म में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ मॉलिक्यूल कोलाइड करे, ठीक है, द कोलिजन इन विच, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को, है ना, और उसके बाद वो प्रोडक्ट की तरफ बनाने के लिए आगे अग्रसर हो, वो क्या कहलाता है हम लोग का, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब क्या ये काफी है, क्या ये काफी है, नहीं, ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन, जिस तरीके से वो कोलाइड कर रहा है वो बात हम लोगों को सही होना चाहिए। तो इसलिए एक नया टर्म हम लोग इस फॉर्मूला में जोड़ते हैं, इस फॉर्मूला में एक नया टर्म जोड़ दिए। ये काफी है, नहीं, ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें एक नया टर्म बच्चा जोड़ देते हैं हम लोग, P से मल्टीप्लाई करते हैं, P से मल्टीप्लाई करें जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब रेट आया, ये P टर्म क्या होता है बच्चों, तो इसको हम लोग स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये स्टेरिक फैक्टर का क्या मतलब है कि इतने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, सॉरी, ओरिएंटेशन सही था। ठीक है, तो क्या है, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने एक और नया टर्म के बारे में बताया, जो कि क्या कहते हैं, उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन कहने का मतलब परफेक्ट थप्पड़। ठीक है, तो परफेक्ट थप्पड़ कब लगेगा, परफेक्ट थप्पड़ कब लगेगा, जब इफेक्टिव कॉलिजन, द कॉलिजन्स, है ना, इसमें एक पॉइंट लिख रहे हैं, अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ऑल कॉलिजन्स डू नॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सारे कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कॉलिजन को साइंटिस्ट ने कैसे डिफाइन किया, तो इन्होंने कहा कि द कॉलिजन्स in which the reactant molecules have threshold energy, या फिर तुम इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, हैव द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हो। मॉलिक्यूल्स हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, proper orientation in order to form the product. Those collisions are called, क्या कहा था उसको, are called effective collisions. Those collisions are called effective थप्पड़। इफेक्टिव थप्पड़ नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन्स, दिमाग में थप्पड़ ही चल रहा है भाई। ठीक है, क्या कहा था उसको, इफेक्टिव कॉलिजन्स कहा जाता है। अब तुमको ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा विजुअलाइज करवाते हैं, कोशिश करते हैं विजुअलाइज करने का, कोशिश करते हैं विजुअलाइज करने का। कहां गया फॉर्मूला,
यहां पे, है ना। एक बात बताओ, जब तीनों कंडीशन मिलेगा तभी ना जाके कॉलिजन होगा, तभी तो जाके इफेक्टिव कॉलिजन होगा, है ना, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए तीनों मल्टीप्लाई में है। और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। मान लो 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड किया, 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड किया, ये क्या है बच्चों, ZAB, ZAB 1000 मॉलिक्यूल कोलिजन किया, तो क्या 1000 प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं ना। ये रेट क्या बताता है, रेट क्या बताता है कि कितना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बनने का रेट है ना, कोलिजन का तो रेट नहीं है। चलो अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए किससे, एनर्जी वाले टर्म से, -EA/8 हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किए E⁻−EA/RT। क्यों मल्टीप्लाई किए सर, तो ये मल्टीप्लाई किए तो पता चला कि भाई साहब इनमें से जो आधे मॉलिक्यूल्स थे 1/2 हम अपने से ले लिए वैल्यू, कि इसमें से ये जो इतने मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि क्या है, पूरा उनके पास एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो ये वाला टर्म क्या बताता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी ज्यादा हो, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। अब इसके साथ क्या ये काफी है, नहीं, तो एक और मल्टीप्लाई किए P क्या सर, स्टेरिक फैक्टर। तो ये हुआ कि भाई इससे ज्यादा इतने ही मॉलिक्यूल्स 1/4 ले लिए। सर आप इसमें ना 1 से ज्यादा क्यों नहीं किए। अच्छा एक बात बताओ, 1000 मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर रहा है, तो उससे तो उसमें 500 के पास या उससे कम ही मॉलिक्यूल होगा ना जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड से। ऐसा थोड़ा ना कि 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो 2000 के पास एनर्जी ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा ना, उसी में से कुछ के पास एनर्जी कम होगा, इसीलिए हम लोग को 1 से कम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब देखो, अब जाकर के हम लोग को पूरा क्लियर हुआ कि भाई साहब 125 यानी कि टोटल 125 ही इफेक्टिव कॉलिजन है, 125 ही इफेक्टिव कॉलिजन है। तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हम लोग को तीनों कंडीशन एक साथ चाहिए। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी ये कहानी था, कॉलिजन थ्योरी का कॉलिजन थ्योरी का ये कहानी था। ठीक है, चलो अब कॉलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक भी है ना, थोड़ा ड्रॉबैक भी है, कॉलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि इन्होंने माना कि स्फीयर होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। दे इग्नोर्ड द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि कैसा मॉलिक्यूल दिखता है नहीं दिखता है, उन्होंने इस बात को इग्नोर किया एंड assumed them as spheres, assumed them as sphere, sphere की तरह उनको समझा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, चलो तुम पहली बार पढ़े हो इसलिए कोई चीजें नहीं लग सकती है, ये सब ग्राफ नया लग सकता है, लेकिन विश्वास मानो इजी है, एक बार सुनो, चीजों को समझो, ये सब कहानी है। तो कॉलिजन थ्योरी बच्चों यहां था। अब बच्चे बोलते हैं सर आर्हेनियस थ्योरी का डेफिनेशन लिखवा दो, है ना। तो देखो, तुमको तो सबसे पहली बात हमने कितनी बार सिखाया है कि अगर कोई फॉर्मूला दिख जाए भाई साहब तो खुद से डेफिनेशन लिखना सीखो। कैसे करोगे, देखो यही आर्हेनियस इक्वेशन है ना, तो क्या लिख सकते हो यहां पे, इट इज द रिलेशन, इट इज द क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच है बच्चों रिलेशन, तो रेट कांस्टेंट, बिटवीन रेट कांस्टेंट और किसका मेजर, किसकी बात हो रही थी, टेम्परेचर का, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इसके बीच का है। ठीक है, तो ये चीज कौन सी एक्स्ट्रा बात होगी बच्चों, तो हम आपको अभी से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हर क्लास में अगर जहां भी मौका मिला है यही सिखाए हैं कि सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है।
हम तुमको मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं, ना कि तुम्हारा हाथ पकड़ के कि 2 into 1 ये होता है, 2 into 2 ये होता है, 2 into 3 ये होता है। ये नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे फायदा नहीं है ना। कितना मल्टीप्लाई सिखा देंगे, लेकिन तुमको अगर हम तरीका सिखा दें तो तुमको उस तरीका से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात थी कोलिजन थ्योरी की, ये बात थी आपकी आरएनएस थ्योरी की। ये कोलिजन थ्योरी में हम यहां पे जगह खाली छोड़ रहे हैं, तुम भी खाली छोड़ना। क्यों जगह खाली छोड़े सर? कि जो जो बात हम हिंदी में बताए हैं तुम इसको लिखोगे इंग्लिश में। देखो बिहार बोर्ड में चीजें हार्ड नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड बहुत इजी से एग्जाम निकलता है, बहुत आसान से। कोई बच्चा अगर पढ़ा हुआ है तब, अब जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो सब चीज हार्ड रहता है ना बच्चा। तो ये सब जो अगर तुम कहानी तुम मानो समझ गए कोलिजन थ्योरी, उसको अपने भाषा में तुम लिखोगे, कोशिश करो, है ना, लिखने का कोशिश करो, नहीं तो जगह खाली छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुमको ये चीज लिखवा देंगे हम, तुमको मिल जाएगा, लेकिन खुद से लिखो, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछने का चांस है ना, लेकिन हो सकता है लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनने का 2 क्वेश्चन का बहुत बड़ा चांस है, एक डेरिवेशन वाला और एक कोलिजन थ्योरी, आरएनएस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन ऐसे करके डाल देता है। ठीक है, तो ये चीज कोशिश करोगे हो जाएगा। चलो यहां तक बातें सारे बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाक से। फिर उसके बाद दूसरी बात शुरू करते हैं कैटलिस्ट के बारे में, छोटी सी बात है, कैटलिस्ट के बारे में हो जाएगा। चलो आयुष है ना, गोली मारेगा तुम। क्लियर? चलो हाँ छुट्टी दीजिए। हैं गर्दन पकड़ के ऐसे मुर्गी को ऐसे उठाया, गर्दन पकड़ के ऐसे तुमको उठा के ऐसे फेंकेंगे हम उधर। ठीक है, चलो अपने से लिखोगे, पक्का अपने से लिखोगे, अपने से लिखोगे, चलो अपने से लिखोगे। ये लास्ट लेक्चर, हाँ लास्ट लेक्चर है, पक्का लिखोगे ना, ऐसा नहीं कि है ना, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं लिखना। ठीक है, चलो आए छोटी, चुप चुप। टफ लग रहा है। 3 बात ध्यान रखना था, मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, सब कोलिजन रिजल्ट नहीं लाएगा, सब मेहनत रिजल्ट लाता है नहीं। सब जिसके पास थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी होगा तो वो चीज प्रोडक्ट में जाएगा, चांस है उसका। अगर ओरिएंटेशन सही है, 3 चीज होना चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, तो बताओ इसमें हम क्लास 6 के बच्चों को भी लाए ना, हाँ उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ऐसा होता है। क्या हम बता रहे? नहीं, ये थ्योरी है, ये साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए, उससे पता चला। ठीक है, चलो ये बातें थी, ऐसी ऐसी बात है। अब देखो हाँ ये सब टर्म है, तो ये सब टर्म है बच्चा, तो इस टर्म में क्या कर सकते हो, ये टर्म है, ये टर्म तो हम समझाए तुमको, कहानी इतना ही है। हाँ उसको बहुत हाबी जाबी लैंग्वेज में लिख दे तो वो अलग बात है। ठीक है, चलो छोटी बोटी नहीं, चुपचाप पढ़ो, चैप्टर कंप्लीट करना है, दोनों आदमी मिलके चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरी वाला चीज है। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन वाला था एकदम। कहानी क्या छुट्टी छुट्टी करता है, क्या छुट्टी का, दिन भर तो तुम दूरे रहता है, शाम को तो पकड़ाता है कभी कभी, तुम लोग में कितना क्लासे नहीं करता होगा, है ना। चलो ये तुमको ग्राफ दिखता होगा हर जगह, पता दिखेगा बुक में। इस ग्राफ का मतलब क्या समझना है तुमको हम बताते हैं। तो कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है बच्चों, कहानी क्या है कि कहानी क्या है, आओगे चलो, कहानी क्या है बच्चों, कहानी क्या है कि साइंटिस्ट लोग सोचा कि मॉलिक्यूल्स को रख दिया। तुम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे देखते हो, दिखता हो कि ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, नहीं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स घूमते रहता है, गैस है ना, घूमते रहता है। तो साइंटिस्ट लोग सोचा कि भाई साहब मॉलिक्यूल्स का हमको स्पीड निकालना है। अब तुम भी कहो कि सर अगर हम यहां से यहां ट्रेवल कर गए तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, जितना टाइम लगा, स्पीड पता चल जाता है। अब साइंटिस्ट लोग तो साइंटिस्ट लोग है ना, क्यूटीज थोड़े हैं वो, तो
उन्होंने सोचा कि भाई हम मॉलिक्यूल्स का एनर्जी निकालेंगे। तो ये सब एनर्जी मैथमेटिकली निकलता है, मैथ्स के हेल्प से, है ना, कि उन्होंने एक मॉडल बनता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से ये सब चीज निकलता है। बस जान लो निकलता है उसके हेल्प से। अगर कभी आयर अच्छा पढ़े आगे तो कैसे निकलता है वो भी जान पाओगे। देखो वो इक्वेशन ही क्या था, वो भी मैथ के हेल्प से इक्वेशन निकला था। जो मैथ्स में तुम पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम जितना फिजिक्स में चीजों को देखते हो, अगर थोड़े सा भी अच्छा है तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी, जब बड़े होगे तब पढ़ोगे। चलो सुनो बात सुनो। तो साइंटिस्ट लोग को यह दिक्कत आया कि भाई हमको निकालना है मॉलिक्यूल्स का एनर्जी। तो बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट थे, नाम जरूरी नहीं है, तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया। उन्होंने कहा, ऐसा ग्राफ बनाया, ये देखो यहां लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या, कि मान लो 1000 मॉलिक्यूल है टोटल, मान लो उतना मॉलिक्यूल हो या ना हो, मान लो अगर कहीं पे 1000 मॉलिक्यूल है, तो ये ग्राफ क्या बताता है ये समझा रहे हैं, है ना, ये ग्राफ क्या बताता है ये समझा रहे हैं, ताकि तुमको कहीं ग्राफ दिखे तो तुमको डर ना लगे कि सर जी ये ग्राफ नहीं समझ में आता है। सुनोगे समझ जाओगे, अगर माइंड में रखोगे छुट्टी ये वो नहीं समझोगे, चुपचाप सुनो। तो ये मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों, अलग अलग स्पीड होता है। तो 50 मॉलिक्यूल होगा जिसका स्पीड 100 होगा, 200 मॉलिक्यूल होगा जिसका स्पीड 50 होगा, 500 मॉलिक्यूल होगा जिसका स्पीड क्या होगा जिसका स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जो समझना है समझ लो, नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और 600 मॉलिक्यूल, सॉरी 10-20 मॉलिक्यूल क्या होगा जिसका स्पीड 50 होगा। क्या है टोटल, कितना हुआ 200, 700, 50 टोटल। तो 1000 नहीं मॉलिक्यूल लेके हम मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं कि 770 मॉलिक्यूल है टोटल। टोटल 770 मॉलिक्यूल था। तो इस तरीके से सब मॉलिक्यूल का आया स्पीड, मैथ्स के हेल्प से, ये मैथ्स के हेल्प से चीजें हैं। तो ऐसे आया। तो ये ग्राफ क्या बताता है बच्चों, कि कितने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कितना है। स्पीड कहने का मतलब, देखो हम कहें ना स्पीड, तो हाफ mv² से उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी या फिर स्पीड कितना है। तो देखो सबसे ज्यादा किसका है, तो 500 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका स्पीड क्या है 120 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो ये जो देख रहे हो पीक, तो ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 मॉलिक्यूल, ये नंबर कितना होगा, 500 मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है बच्चों, तो 120 है। ये काइनेटिक एनर्जी लिखा है ना, कैसे, तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम स्पीड बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी तो उसी के कैलकुलेशन के बराबर होगा ना। चलिए 50 मॉलिक्यूल के पास 100 स्पीड है, तो इसका मतलब क्या, 120 के पहले 100 आएगा ना, तो ये नंबर जो है ये 50 हो गया। ये नंबर कितना है, 50 हो गया, कि 50 मॉलिक्यूल के पास 100 स्पीड है। अब यहां देख रहे हो स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा। हम एक्स एक्सिस के राइट में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ता है ना। तो मान लो कुछ 20 मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड मान लो 500 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका इतना स्पीड है, बहुत कम मॉलिक्यूल है जिसका इतना स्पीड है। मान लो 20 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका स्पीड कितना है बच्चों, 500 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है, यहां काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, क्यों, क्योंकि स्पीड हाफ mv² यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये ग्राफ आपको ये बताता है। अब सुनो कहानी अब शुरू होता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सच बताना, टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, कि तुम अगर हाथ डालो मॉलिक्यूल्स उठाओ तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड का होगा तो चांसेस ज्यादा है। यहां क्या लिखा है, प्रोबेबल, क्या लिखा है, प्रोबेबल। प्रोबेबल कहने का मतलब संभवता, संभव है, जरूरी नहीं कि हो, संभव है कि अगर इतना मॉलिक्यूल्स है, किसी एक मॉलिक्यूल को उठाओ तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है, कि इसका स्पीड का तुमको मॉलिक्यूल मिलेगा।
चल अब देखो अगली बात क्या, अगला ग्राफ देखो। जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तुम, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, स्पीड बढ़ा, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये टी टेम्परेचर पे ग्राफ था। देखो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, टी टेम्परेचर पे ग्राफ था, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे ग्राफ था, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो जो भी मॉलिक्यूल्स है सबका एनर्जी बढ़ेगा, सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है ना आपका, ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है। क्या होता है बच्चों, ये नीचे आता है, ये नीचे आता है। ये किसका है, ये टी टेम्परेचर पे ये ग्राफ है। तो ग्राफ थोड़ा फ्लैट होता है ना। तो क्या होता है, यहां लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्राफ गेट्स फ्लैटर। ग्राफ क्या होता है बच्चों, फ्लैट हो जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसके होने से क्या हुआ, तो तुम देखोगे कि देखो पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कम था, देख रहे हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल का एनर्जी कम था। अब ये एरिया बढ़ गया, अब ये ग्राफ क्या हुआ, तुम देखोगे एरिया क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये किस कारण हुआ, तो यही आपको हुआ, किसके कारण, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण हुआ, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि एडिशनल मॉलिक्यूल्स, यही एरिया क्या शो करता है कि एडिशनल मॉलिक्यूल्स जिसका क्या हो गया, जिसका एनर्जी बढ़ गया। तो ये ग्राफ देख करके डरना मत, तुम इस ग्राफ से अब तुम नहीं डरोगे। चलो तो ये बात थी। क्या सर इसमें थ्योरी लिखना है, नहीं लिखना है थ्योरी, ठीक है। अगर थ्योरी वाली कोई बात होगी तो तुमको नेक्स्ट क्लास में हम लाके दे देंगे, तुम उसको उतार लेना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो कैटलिस्ट भाई साहब, अब आता है बात कैटलिस्ट का कैटलिस्ट, बात आता है कैटलिस्ट का, ठीक है। तुमको हम कैटलिस्ट की बातें समझा देते हैं, लिखने वाला बात आज नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में तुमको पीडीएफ दे देंगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा, सब चीज समझा देते हैं आज तुमको सारा चीज, ठीक है। चलो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, आग लगाने वाला, सुने हो आग लगाने वाला। जैसे मानो तुमको घर में तुम कुछ काम किए, कांड हो गया, काम किए, तुम काम करने गए लेकिन कांड हो गया, तो जो रहेगा घर में आग लगाने वाला, मान लो जनरली फुआ बुआ, है ना, ऐसा होता है, जनरली बोल रहे हैं, तुम्हारे हो सकती है फुआ अच्छी हो, है ना, हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी अच्छा हो, है ना, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। तो वो क्या करेगा, मम्मी को चढ़ाएगा तुम्हारे, एकदम लड़का हाथ से निकल गया है ना, कि कोचिंग के बाद घर, कोचिंग 6 बजे खत्म होता है, 6:01 पे उसको घर पे होना चाहिए, लेकिन अभी 6:05 हो गया है। मान लो कोचिंग 6 बजे खत्म होता है, तो वो बोलेगी कि 6:01 पे तो घर पे होना चाहिए उसको, लेकिन अभी 6:05 हो गया है। आपका बेटा या बेटी कहां घूम रहा है, आजकल दिन जमाना बहुत खराब है ना। ऐसी ऐसी बातें कह के तुम्हारी मम्मी का पारा हाई किया जाएगा। अब तुम घर पहुंचे, अब दोस्त वोस्त हाय बाय बोलने में हो जाता है भाई, तुम पहुंचे 6:15 पे घर पहुंचे, है ना, 5 मिनट तुम इधर उधर बकैती किए और पहुंच गए घर। अब घर गए, मुंह उठा के तुम, लक्षण तो वही है, पहले का भी बहुत सारा काम रहता है तुम्हारा, कांड रहता है तुम्हारा, तो तुम देख रहे हो कि भाई साहब मम्मी क्यों, पहले ये हाइपर है, पहले कुछ गलती तो करने दो तब हाइपर होना, लेकिन मम्मी पहले से ही हाइपर है, मम्मी पहले से ही हाइपर है, तुम रीजन नहीं समझ पाओगे। रीजन क्या है, कैटलिस्ट। रीजन क्या है बच्चों, कैटलिस्ट। तो खैर ये हम लोग के डेली लाइफ में कैटलिस्ट, हम लोगों के अलग अलग रिलेटिव्स, अलग अलग लोग ऐसे कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम लोगों के, लेकिन केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट होते हैं उनका अलग काम होता है। उनका काम क्या होता है बच्चों, देखो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, प्यारा सा इशू है, और सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहां पे ये एनर्जी वाला ग्राफ है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, जानना जरूरी नहीं है, बस जान लो कि नीचे कुछ होता है। ये जो ग्राफ जो बन रहा है, तुमको ग्राफ समझा चुके हैं हम, तुमको ग्राफ समझा चुके हैं। देखो क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्टेंट है, ध्यान देना, जो रिएक्शन होने वाला है उसी में कैटलिस्ट हाथ मारता है।
जो रिएक्शन ही नहीं होने वाला है उसमें कैटलिस्ट कोई भी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, चलो, तो कोई रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट है, अपना भाई रिएक्टेंट नॉर्मल जो उसका पाथ है वो पाथ फॉलो करता है ना, पाथ फॉलो करता है। शॉर्टकट समझ लो, कैटलिस्ट को हम शॉर्टकट ज्यादा वे में बोलेंगे समझने के लिए। शॉर्टकट, कैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? शॉर्टकट। ध्यान देना, इसको कहना शॉर्टकट, तो तुमको ज्यादा टाइम तक इस बातों को याद रहेगा। तो रास्ता क्या था आने का? रास्ता था आने का ऐसे, रास्ता था आने का ऐसे। ठीक है, अब कैटलिस्ट के आने के बाद, ये विदाउट कैटलिस्ट का कहानी है, लेकिन कैटलिस्ट के आने के बाद रास्ता बदल गया। रास्ता क्या हो गया? ऐसे हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, और कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है बच्चों? रास्ता बदला है। और रास्ता कौन सा है बच्चों? अरे भाई साहब, एक्टिवेशन एनर्जी ही तो बदला है। क्या बदला है? एक्टिवेशन एनर्जी। जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना बड़ा था, इतना ज्यादा था एनर्जी, अब कितना लग रहा है? अब कम ही एनर्जी लग रहा है, कम ही एनर्जी लग रहा है। तो कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। क्या कम कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कैटलिस्ट अलग अलग टाइप का होता है। तो एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन जो तेज करे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बहुत जगह निगेटिव कैटलिस्ट भी वर्ड यूज होता है, लेकिन एनसीईआरटी भाई साहब कहते हैं कि जो रिएक्शन के रेट को कम करे उसको इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर, इनहिबिटर। ये क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को कम करे, रिएक्शन के रेट को कम करे, रेट को कम करे। और कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाए, रिएक्शन के रेट को बढ़ाए। ठीक है, तो ये चीज कैटलिस्ट के बारे में सरफेस केमिस्ट्री में भी हम लोगों को पढ़ना है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बातें थी कैटलिस्ट के बारे में। जितनी भी बातें हैं हम सारी बातें आपको पॉइंट्स के फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। आपको ये सब बातें समझनी है, एक बार खुद से कीजिएगा। ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, जो भी ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा डरना नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन सब ग्राफ को बनाना हम आपको सिखाएंगे कि कैसे जज करते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए चिंता नहीं करना है, ग्राफ हम आपको सिखाएंगे। और एक फॉर्मूला बस हम आपको नहीं बताए हैं, रीजन क्या है उतना नहीं पूछा जाता, पूछा ही नहीं जाता सबसे पहली बात। फिर भी अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको वो बता देंगे। ध्यान रखना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे चल रहा है, तुम देखते रहना उसको। हम क्वेश्चन इधर उधर नहीं ले आते हैं, सही क्वेश्चन ले आते हैं। वही क्वेश्चन लास्ट में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वही क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा वही एवरग्रीन क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो खुद से जितना हो सके प्रैक्टिस करो और खुद से जितना हो सकता है कोशिश करो पढ़ने का। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब चीज हम दे देंगे। आइए जल्दी से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या कहते हो गाइस? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए? चलो, कोई नहीं भागेगा, जो भागेगा उसको पाप लगेगा। चलो, आपका चैप्टर होता है खत्म। आओ इसी टॉपिक पे कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी आओ, इसी बात पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो जल्दी से बताना है, इसी बात पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज छुट्टी है, तुम जाओ, निकलो। चलो, हाँ पोल कर दिया, पोल कर दिया। सारा ग्राफ, हाँ सारा जो भी ग्राफ लाए सारा ग्राफ कॉपी में होना चाहिए, सारा ग्राफ कॉपी में होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, जल्दी करो। भाई चल जल्दी से बताओ क्या है, क्या है हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा आर्हेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है,
सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो कि हम खुद से देना चाहते हैं आपको। तो ध्यान देना है k इज इक्वल टू, देखना माइनस वाइनस देख करके तब क्लिक करना, ऐसे ही मत कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का हो जाता है। 75% ही 22% देखो ना, हड़बड़ी में देख के कर दिया होगा गड़बड़ी, ये सब तो हैवे करे लल्लू राम, है ना। चलो जल्दी से बताओ, टिक 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 टिक, आ जाओ, कहाँ आओगे, कहीं नहीं जाओ, है ना। हम देख रहे हैं क्वेश्चन किस पे, तो आज वाले, चलो 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 चलो, नहीं ये चीज छोड़ो, अभी नहीं, चलो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन। अभी हमने बताया है, कैटलिस्ट क्या करता है, अरे गुरु जी अभिलाष कुमार झा, तुमको हम उठा करके झमाड़ेंगे। जिसमें पोल काम नहीं कर रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है। हाँ नेहा, जाओगे ही, अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो जाओगे ही। चलो जल्दी बताओ, अभी हमने बताया है, जल्दी से बताओ। देखो नया चीज है, इजी चीज है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, तुम अपने से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो जगह भी छोड़ेंगे, हाँ जगह छोड़ना है, बोले तो बुआ जगह छोड़ना है, ग्राफ बना लेना, जगह छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में लिख करके लेते आएंगे। कौन सा सब्जेक्ट है ये, अरे पूछो कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म है, तुम पीडब्ल्यू का आप डाउनलोड किया होगा ना, तो वो भी तुमको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जिसको भी पोल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, है ना, साइड में रख लो, ठीक है, साइड में रख लो। चलो क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों का हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया कि दो ग्राफ होता है ना, दो ग्राफ होता है बच्चों, एक का ग्राफ ऐसे है, एक का ग्राफ ऐसे है। ये क्या है, ये कैटलिस्ट के साथ ग्राफ है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। चलो 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 जल्दी से बताओ, चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी। वाह 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 वाह, चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। जल्दी बताना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, और सारे बच्चों को बताना है। अभिनंदन, आपका अभिनंदन है, जो भी डाउट होगा ना बता देना बच्चा, है ना। डाउट सेक्शन खोलने का मन नहीं करता, सब इतना 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 इरेस्पॉन्सिबल डाउट पूछता है, क्या ही करे, ठीक है। चलो प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेक्चर का टाइम बढ़ जाता है, और इसके कारण थोड़ा सा हमको इशू हो जाता है कि मतलब इतना ज्यादा देर का लेक्चर क्यों है, तो इसलिए, नहीं तो हम तो है ना, हम तो हर रोज डाउट बताते थे। बट ये चीज हमको चेंज करना पड़ा, है ना। चलो हाँ वाला नंबर दे दे। चलो मैं पैंट का नंबर 30 है, ठीक है। चलो दे दिए नंबर। एबीसीडी तुम एबीसीडी वाला सब जो होशियार सब है ना, पता है ना, हम एबीसीडी के बाहर भी ऑप्शन देते हैं, सब गलत देते हैं, तो ये चीज मेरे साथ नहीं चलेगा गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी ई माइनस कहां सीखे गुरु, हम ई माइनस कब बताए हैं, माइनस कब बताए रे, मतलब कुछ भी। चलो अच्छा, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, दे दे क्या, नहीं तुम लोग पगला जाओगे ऐसे ही, पहले जाओ चीजों को समझो, चीजों को देखो, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। टिक 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 टुक टिक टिक टुक। चलो एक क्वेश्चन और बनाओगे, थोड़ा सा टफ है, बनाओगे क्या, सच बताना, बनाओगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बनाओगे क्या। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 90%। चलो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टफ है, पोल क्या होगा इसमें, है ना, थोड़ा सा टफ है, नहीं ना, हाँ नहीं आशीष, है ना, प्रेजेंटे नहीं है कुछ तो, है ना। चलो अब सुनो, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से कोशिश करके आना, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का है, घर से कोशिश करके आना, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं,
ऐसा ही क्वेश्चंस पूछेगा तुमको ऐसा ही क्वेश्चंस पूछेगा तुमको। आज के टॉपिक पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बच्चा, है ना, आज के टॉपिक पे इतना ही क्वेश्चन पूछता है, और जो चीज है हम आपको बता देंगे। चलो चलो ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से। ये लास्ट क्लास में बताए थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे, है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे बताए थे। चलो पोल करते हैं जल्दी से। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे ये क्वेश्चन बताए थे, चलो जल्दी बताओ। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे ये क्वेश्चन बताए थे, चलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। देखो यहां क्या दिख रहा है, हमने आपको बताया था, यहां क्या दिख रहा है, H प्लस यानी कि एसिडिक है ना। ये क्या है, ये ईस्टर है, ये क्या है, ईस्टर है। और यहां क्या दिख रहा है बच्चों, वाटर दिख रहा है ना। तो यही चीज है, हमको क्या कहता है, यही चीज है हम लोग को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बता देता है। यही चीज है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बता देता है ना। यही चीज है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बता देता है। हाँ गलती से अविनाश गलती हो गया यार, हम क्या कहें, हम फ्लो में बोल दिए। तुम लोग दुष्ट सब हैं, और सब बात इतना जल्दी नहीं सुनता है, लेकिन ये सब बात कितना जल्दी सुन लिया। चलो और कोई क्वेश्चन है क्या काम का? चलो जल्दी से ये क्वेश्चन बनाओ तो ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, मॉलिक्यूलरिटी पे क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। अरे गलती से बुला गया भाई क्या करें हम। अभी तो उसका नंबर नहीं पता है ना, अब वो कौन सा है ना, उसका नंबर नहीं पता गर्लफ्रेंड रहे तब तो, है ना, गरीब आदमी कहाँ, गरीब लोगों की गर्लफ्रेंड थोड़ी होती है भाई, अमीर लोगों की होती है। चलो सब मोह माया बाबू, सब मोह माया, पढ़ाई लिखाई करो, करियर सक्सेसफुल बनाओ, यही असली चीज है, सब मोह माया है। तुम लोग बच्चे हो, है ना, नहीं समझोगे। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना। देखो ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर यानी कि कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करना चाहिए, 3, है ना, कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करना चाहिए, 3। चलो तो क्या है बच्चों, क्या करोगे, देखोगे क्वेश्चन, देखोगे यहां कितना मॉलिक्यूल, 1, कुछ नहीं लिखा यानी कि 1, यहां कितना तो 2, यहां कितना तो 2, और यहां पे कुछ नहीं लिखा यानी कि 1, तो 2 1 3, और यहां पे नॉन ऑफ दिस, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। जो अच्छा, जो कुछ बच्चा 50% ये मारा है, क्या सोच के मारा है, 50% क्या सोच के मारा है, मतलब हमको यहां पे कहीं पे अगर 3 दिख जाए, यहां तो 2 दिख रहा है, यहां तो 2 दिख रहा है, मतलब तुक्का भी मारा, चलो ठीक है, तो क्या सोच के मारा, है ना, कुछ तो सोचा होगा भाई, या तो डी मार देता, है ना, तो 2 दिख रहा है, यहां तो कम से कम नहीं मारना चाहिए था, ठीक है। चलो चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। चलो एक ये क्वेश्चन बना लो, ये क्वेश्चन पहले भी बताया शायद, पहले भी बताया, वहां कोई दूसरा रिएक्शन था, ये क्वेश्चन बस बना लो, फिर फाइनल बाय बाय। चलो हाँ तुम लोग तुक्का नहीं मार रहा है ना रे, पढ़ा लिखा है ना, प्लीज रिवाइज करना, नहीं रिवाइज करेगा ना कोई फायदा नहीं है ना, नहीं रिवाइज करेगा कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज, है ना, प्लीज। पीडीएफ कहाँ देंगे, नेक्स्ट क्लास जो लेंगे ना उसी के क्लास नोट्स में डाल देंगे, है ना। प्लीज बच्चों, प्लीज 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 रिवाइज करना, प्लीज रिवाइज करना। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, तुमको लगेगा कि सर बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, नया नया है, टफ नहीं है। हाँ पहली बार पढ़े हो, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई क्या है, लेकिन यही कहानी है, ठीक है। तुक्का मार रहा है सब, हमको पता है, दुष्ट सब है तुम लोग। प्लीज रिवाइज करना है ना, प्लीज रिवाइज करना, प्लीज रिवाइज करना, है ना। चलो तो क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन, या एच म्यू दे दिया, तो बोले थे तुमको लाइट दे दे, सनलाइट दे दे, या फिर तुमको एच म्यू दे दे, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग का हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। देखो सेकेंड ऑर्डर क्या,
बताए थे, फोटोलाइसिस, है ना। चलो रिवाइज करो, बहुत बहुत बढ़िया है ना तुम लोग, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, 1 घंटा तक भागने के लिए तैयार हो जाता है सब दुष्ट सब। चलो गीतांजलि का 6 में 6 सही है, भारती दिव्या भारती का भी 6 में 6 सही है, राज अनडिफाइंड का भी 6 में सॉरी 7 में से 6 सही है, ठीक है। सिमरन, सना, आयुषी मिश्रा, आसिफा, अरफत, है ना, आदित्य, सुरभि, अरीशा, नौशाद, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ है इसमें तो ये नहीं दिखी, क्या कहते हैं उसको, फलक, कहाँ है फलक कहाँ है फलक, इसमें फलक सिर्फ समाज सेवा करिए क्या। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय 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 बाय। ये ग्राफ सब नोट कर लेना, ग्राफ सब नोट कर लेना, या फिर इसी में रहेगा तुम बाद में भी बना लेना, लेकिन ये सब चीज नोट करके एक बार एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। पढ़ो, है ना, रिवीजन करो, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, तो ऐसे ही सब क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा रिवीजन करवाने के लिए होते रहेगा, लेकिन पढ़ो, रिवीजन करो, बहुत जरूरी है। चलो भाई बाय 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 बाय। गलत हो गया कोई बात नहीं, एग्जाम में मत करना गलती बस, है ना, चिंता ना करो, है ना गुरु, पढ़ाई लिखाई करो, चिंता नहीं।